Assalamualaikum everyone, this is Ariba Nadeem. Today I'm gonna teach you computer science of Synboard chapter 2, which is basics of programming in C++. तो मैं ये हमारे सेकंड चैप्टर का पार्ट 4 है और लास्ट पार्ट है। आई नो ये चैप्टर बहुत लॉन्ग जा रहा है और इसको हम शॉर्ट कर भी नहीं सकते क्योंकि इतना बेसिक है। हम ऐसा नहीं कि शॉर्ट में समझा के छोड़ दो बस, क्योंकि डिटेल में समझाना होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें। तो अगर आपने पहले की 3 वीडियोस नहीं देखे उसको लाजमी देखें क्योंकि उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो थर्ड वीडियो में भी हमने ये भी बता दिया कि हम किस तरीके से जो है अपने मोबाइल में जो है लैपटॉप में डेव C++ इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर अब हम आते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ। तो हमारा ये एक टॉपिक है जिसका नाम है रिजर्व वर्ड। इसका मतलब ये होता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिसके कुछ स्पेसिफिक मीनिंग और कुछ स्पेसिफिक पर्पस होता है इस्तेमाल करने का। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिजर्व वर्ड। उसको ऐसा नहीं कि हम कहीं पर भी डाल दें, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पे जब हम C++ लिखते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं #include फिर इंक्लूड। ठीक है, तो ये इंक्लूड जो है ना ये इसका मेन हेड होता है, ठीक है, उसका C++। तो ये इंक्लूड एक रिजर्व वर्ड है क्योंकि इसका एक मीनिंग है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कहीं पर भी प्रोग्रामिंग के बीच में या कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि ये लफ्ज़ हम अपने सिर्फ जिस काम के लिए बना है उसी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिज़र्व वर्ड। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ना, हमारे पास टोटल 95 रिज़र्व वर्ड्स है C++, लेकिन हमारे पास यहाँ पर इन्होंने दिए हुए 32 जो कि ये रहे। ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं, ये सब रिज़र्व वर्ड है जिसके कोई ना कोई पर्पस है और कोई ना कोई मतलब है और इसको हम ऐसे फजूल में यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा टॉपिक आ जाता है C++ डेटा टाइप। ठीक है, तो C++ डेटा टाइप में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के डेटा होते हैं जिसमें डिफरेंट किस्म के क्या होते हैं डेटा, मतलब हमारा डेटा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक फ़ोल्डर है। ठीक है, एक फ़ोल्डर पे जो है मैंने अपने स्कूल के सारे बच्चों के नाम, मतलब एक फ़ोल्डर है। ठीक है, उसमें मैंने ये लिख दिए कि मेरे पास इतने कपड़े हैं। ठीक है, दूसरे फ़ोल्डर में लिख लिए कि मेरे पास इतनी ज्वेलरी है। तीसरे फ़ोल्डर में मैंने लिख लिया इतने मेरे पास क्या है, शूज़ है। ठीक है, ऐसे फॉर सपोज कर रहे आप, समझाने के लिए बता रही हूँ आपको। तो अब ये डिफरेंट, जैसे जितने भी आप मेरे पास सूट होंगे वो पहले वाले डेटा में आ गए, जितनी भी ज्वेलरी होगी वो दूसरे वाले डेटा में आ गए, जितने भी शूज़ होंगे वो तीसरे वाले डेटा में आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह हम ये डेटा टाइप भी होता है। ठीक है, जितने भी सेम चीज़ें होंगी वो एक फाइल में आ जाती है, फिर जितनी भी सेम होगी वो दूसरे फाइल में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डेटा टाइप्स। ठीक है, अब हमारे पास ये कुछ डेटा के टाइप है। ठीक है, सबसे पहले टाइप है बूलियन, जिसका कीवर्ड होता है, यानी कि बूलियन इसका पूरा नाम है, लेकिन अगर प्रोग्रामिंग में यूज़ करने को तो इसका कीवर्ड यूज़ करते हैं हम तो प्रोग्रामिंग में, तो इसको बूल कहते हैं। और इसका साइज़ कितना है, 1 बाइट। अच्छा, इसके रेंज काम क्या है, ट्रू और फॉल्स, यानी कि 0 और 1 पे आंसर शो कराना। जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था ना कि एल्गोरिथम में कि अगर बच्चे के आंसर 70 है तो उसको शो करा दो वेल डन। ठीक है, लेकिन अगर 70 से कम है तो आपको उसको शो करा देना है क्या कहते हैं, इसको शो करा देना वर्क हार्ड। ठीक है, तो इस किस्म के डेटा टाइप को हम कहते हैं क्या, बूलियन या बूलियन, पता नहीं क्या, और इसका कीवर्ड है बूल। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया है कैरेक्टर। कैरेक्टर का जो है कीवर्ड है 4 और ये कितने बाइट का, 1 बाइट का। अच्छा, इसका काम क्या होता है कि जितना भी वो है ना हमारे पास, क्या कहते हैं, हाँ, जितने भी हमारे पास टाइप है ना डेटा के उसको एक सिंगल कैरेक्टर पे शो करवा देना। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ लिखती हूँ एक मिसाल दे, जैसे मैंने लिखा UOO4। ठीक है, अब इसमें देखिए अलग अलग वैल्यूज़ आई ना, देखिए इसमें U आ गया एक अल्फ़ाबेट, फिर इसमें हमारे पास 0 आ गया, फिर 4, 3, 4 लफ्ज़ आ गए इसमें। ठीक है, लेकिन इन चारों को ये एक ही करके शो कराएगा, तो इसको हम कहते हैं क्या, कैरेक्टर। और इसका कीवर्ड क्या होता है, 4। ठीक है, अब जो तीसरा टाइप है वो है इंटीजर, इसका क्या होता है, कीवर्ड INT, और ये कितने 4 बिट्स का है। और इसमें हमारे पास क्या आ जाती है,
जितने भी वो होते हैं ना नंबर्स हमारे पास इंटीजर में वो आ जाता है, ठीक है, नंबर्स आ जाते हैं इंटीजर्स में हमारे पास। अच्छा, अब जो हमारे पास थर्ड टाइप है वो है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग का जो है कीवर्ड है फ्लूट, ये 4 बाइट का है। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास जो है ना सारे डेसिमल नंबर स्टोर करता है, जिसमें हमारे पास फ्रैक्शन नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या क्या काम होता है कि सारे जो है ना डेसिमल नंबर को स्टोर करना, जिसमें फ्रैक्शन के साथ, ठीक है, इसका ये काम होता है फ्लोटिंग पॉइंट का, ठीक है। उसके बाद आता था डबल फ्लोटिंग पॉइंट, इसका कीवर्ड है डबल, ये 8 बिट का है। इसका क्या काम होता है कि जितने भी फ्रैक्शंस नंबर्स होते हैं वो स्टोर करना विथ 15 डेसिमल की डिजिट्स के साथ, यानी कि देखो अब इधर कितने सारे डेसिमल है, ठीक है, और ये फ्रैक्शन में भी है, तो इन सबको क्या करना है, स्टोर करना। ये किसका काम है, डबल फ्लोटिंग पॉइंट का काम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। पहले तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट ये होता है कि मिसाल के तौर पे नंबर चेंज ना होना, मतलब मैंने इसको एक नंबर दे दिया, मैंने इधर ऑलरेडी लिख दिया 10, ठीक है, तो मैं दोबारा उस नंबर को चेंज नहीं कर सकती, तो इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। नंबर चेंज ना करने को या कोई भी वैल्यू चेंज ना करने को हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब ये होता है ना कि ये सेट है, जैसे मिसाल के तौर पे जैसे अक्सर एक वैल्यू के आता है ना, के किसी चीज़ के नंबर, जैसे मिसाल एक वो है हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है 9.8, तो ये कांस्टेंट है। अब ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती, ना ही हम इसको कर सकते, ठीक है। तो इसी तरह से कांस्टेंट का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी ऐसे नंबर या कोई भी वैल्यू जो हम चेंज ना कर सके, तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल क्या है, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग के अंदर, जो किस लिए इस्तेमाल कर सकता है, कोई भी डेटा ऐसा इस्तेमाल करते हैं इसमें जो कि चेंज हो सकता है प्रोग्रामिंग के दौरान, ठीक है। अच्छा, अब वेरिएबल के पास ना कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है या कुछ स्कोप होता है जो कि इसकी वैल्यूज़ को डिफाइन करता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, वेरिएबल्स। उसके बाद कांस्टेंट वेरिएबल्स के हमारे पास 2 टाइप आ गई, एक तो लिटरेलर कांस्टेंट और डिफाइन कांस्टेंट। लिटरेलर में क्या होता है कि एक नंबर अगर फिक्स होती है तो फिर वो फिक्स ही रहती है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। इसको कहते हैं हम लिटरल कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिफाइन कांस्टेंट। इसमें क्या होता है कि प्रोग्रामिंग के एग्जीक्यूशन के दौरान ये भी चेंज नहीं हो सकता है। मिसाल के तौर पर किस तरीके से, जैसे पी.आई की वैल्यू हमारे पास 3.14159, ठीक है, ये हो सकता है। तो इसको मैं किस तरीके से यूज़ करूँगी, इस तरीके से, #define PI1, मतलब कि मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर मुझे इसकी वैल्यू पता है तो मैं फिर वैल्यू लिख सकती हूँ, वरना मैं डायरेक्ट इसका नाम लिख सकती हूँ। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिफाइन कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में डिफरेंस। तो कांस्टेंट क्या होता है, चेंज नहीं हो सकता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान, लेकिन वेरिएबल चेंज हो सकता है, ठीक है। कांस्टेंट जो है हम किसी भी आइडेंटिफायर्स या नंबर में लिखते हैं, लेकिन वेरिएबल हम किस में लिखते हैं, लेटर में या फिर सिंबल में, ठीक है। अच्छा, कांस्टेंट क्या करता है, अननोन वैल्यू को प्रोग्राम में शो करवाता है, ठीक है, नोन वैल्यू को, यानी कि जो वैल्यूज़ पता होती है ना वो शो करवाता है प्रोग्राम में, लेकिन वेरिएबल क्या करता है, अननोन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, यानी कि नेमिंग वेरिएबल्स के कुछ रूल्स, ठीक है। जो भी हम यूज़ करेंगे उसमें हमारे पास या तो लेटर आए या तो डिजिट आए, ठीक है। कोई भी लेटर हम अंडरस्कोर के नीचे नहीं लिख सकते, और जो नेमिंग वेरिएबल्स होते हैं ना वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। अब देखो मिसाल के तौर पे पहला वाला लफ्ज़ हमारे पास स्मॉल है, फिर बीच में हमने कैपिटल यूज़ कर लिया, तो अगर इस तरीके से हम यूज़ करेंगे तो वो हमें एरर शो करा सकता है, ठीक है। और नेमिंग वेरिएबल्स में हम किसी भी किस्म के फालतू कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इसमें हमें दिखाया हुआ ये रहा, देखिए इस किस्म के कोई भी कैरेक्टर्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं किसमें, वेरिएबल्स में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है
हम जो है वेरिएबल में कोई भी रिजर्व वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसके नेम के तौर पे। जैसे कि इंटीजर, ये एक रिजर्व वर्ड है सी प्लस प्लस का जो हम यूज़ नहीं कर सकते। और नेमिंग वेरिएबल्स में क्या होगा, जो कैरेक्टर्स होंगे ना वो 32 से ज़्यादा नहीं होंगे, यानी कि 32 होंगे या तो उससे कम होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, वरना फिर वो हमें एरर शो करवा देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल्स। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन वेरिएबल्स का काम क्या होता है कि कंपाइलर को बताना कि एक जगह में कितने स्टोरेज लेना है और कितने वेरिएबल्स क्रिएट करना है। ठीक है, ये काम होता है किसका, डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स इसका। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें एक शो भी करवाया हुआ है, ये रहा, ठीक है आपको, ठीक है, ये रहा डेटा टाइप वेरिएबल। पहले डेटा लिखना है, ठीक है, डेटा की टाइप लिखनी है, फिर वेरिएबल लिखना है, फिर नेम लिखना है। जैसे ऐसे डेटा की टाइप क्या है, एक्स और माय नेम, इस तरीके से। और इसमें वेरिएबल क्या है, इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास इंटिलाइजेशन है। इंटिलाइजेशन में हमारे पास क्या होगा कि स्टार्टिंग में हमें जो है ना स्मॉल वर्ड इस्तेमाल करना है, ठीक है, और ये किसी भी कांस्टेंट के बराबर होगा। जैसे ये ना डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल किसके बराबर है, पूरा वैल्यू के बराबर, तो इसको हम कहते हैं इंटिलाइजेशन। और ये जो इक्वल का साइन है ये इसलिए यूज़ हुआ है, ये दिखाने बताने के लिए कि ये दोनों चीज़ जो है ना बराबर है एक दूसरे से। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल, स्ट्रिंग इन सी प्लस प्लस। तो स्ट्रिंग क्या होता है कि वो जो है ना हमारे पास कोई भी नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को सॉल्व करता है किसी भी एक कैरेक्टर्स में, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो सी प्लस प्लस जो होता है वो हमें स्ट्रिंग को बहुत अच्छा सपोर्ट देता है, लेकिन स्ट्रिंग सी प्लस प्लस के अंदर जो स्ट्रिंग होता है वो फंडामेंटल टाइप नहीं होता, लेकिन ये यानी कि इसके बिहेवियर इस टाइप का होता है जैसे इसको देख के लगता है कि भाई ये फंडामेंटल है, बट ये फंडामेंटल नहीं है। स्ट्रिंग जो है हम विदाउट इनिशियल वैल्यू के डिक्लेयर कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम के। तो ये हमारे चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट था। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी।